हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपना अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। ठीक है, तो अभी ये हमारा अमेरिकी वर्चस्व वाला ही चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने देखा था पहले कि कैसे दो महाशक्तियों का उदय होता है, देन उसके बाद एक महाशक्ति का फिर किस तरीके से खात्मा होता है, एंड एक शक्ति जो होती है यानी कि एक जो देश है वो कैसे एक पावरफुल देश के रूप में उभरता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यदि बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश था जो कि मतलब पूरे तरीके से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके से वो वर्चस्व में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि वो वर्चस्व में तो आ चुका है, बट उसके शक्ति के जो रास्ते के कुछ अवरोध थे, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कैसे है। ये आपके ना जो मतलब वैश्विक राजनीति समझना आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे शीत युद्ध हो गया, 9/11 की घटना हो गई, जो क्यूबा का मतलब कि परमाणु संकट था। तो ये जो कुछ बातें हैं आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इसमें से अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में क्या क्या अवरोध आए थे। इसमें यदि हम देखें कि जो इसकी हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक है, जो साम्राज्यों का, किसी भी साम्राज्य का पतन यदि हो रहा है तो कैसे होता है, उनकी अंदरूनी कमजोरी की वजह से। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम अपने घर में रहते हैं। ठीक है, हमारा फ़ायदा कोई कब उठा पाएगा, जब हमारे अंदर यानी कि घर के अंदर के मेंबर्स में एकता नहीं रह जाएगी, संतुष्टि नहीं रह जाएगी। मान लीजिए कि आपके घर में 4-5 लोग हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके घर में हर लोगों का सोच विचार या हर लोगों का मंतव्य अलग है। ये चाहते हैं कि हमारा शासन चले घर में, ये चाहते हैं हमारा चले, ये चाहते हैं हमारा चले, आप चाहते हो हमारा चले, कि मतलब 4 है, चारों में मतभेद है आपस में। ठीक है, किसी की बन नहीं रही है, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? उसका फ़ायदा फिर बाहर वाले उठाते हैं। वो तो आप जब अंग्रेज भी आए तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। कि मुग़ल शासकों में आप देखेंगे कि इनका था कि मतलब वो चाहता था हम साम्राज्य मतलब हमारे उसमें अंडर में साम्राज्य आ जाए, दूसरा भाई चाहता था हमारे में आ जाए, उनके दूसरे बीबी की बेटा चाहता था कि हमारे में आ जाए, बाप भी ना रहे। और इस तरीके से क्या होता था कि बाप बाप को बेटा मार देता था, दामाद को ससुर मार देता था, ससुर को दामाद मार देता था। तो इस तरीके से मतलब आप जब देखते हैं कि कैसे जब हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं तो कितने लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, और सोवियत संघ का भी वही हुआ कि उसमें जब आंतरिक कमजोरियां आई तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि भाई अमेरिका की सिचुएशन ऐसी है, वहाँ पे लोगों को इस तरीके से फ्रीडम दी जा रही है, इस तरीके से उनकी बात को मानी जा रही है, तो हम क्यों यहाँ पे सहें। ठीक है, और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर दी। धीरे धीरे सोवियत संघ का खात्मा होना ही पड़ा। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि कोई भी साम्राज्य हो, उनका यदि पतन होता है तो किसकी वजह से होता है? उनकी आंतरिक कमजोरियों की वजह से होता है। और ठीक इसी तरह क्या हुआ कि अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद थी। अमेरिका में भी जो सबसे बड़ी बाधा बनी वो कौन थी? उनके अंदर ही मौजूद थी। और अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध हैं। पहला क्या है? 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे कि मतलब लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे थे। ठीक है, जो 11 सितंबर यानी कि 9/11 की घटना, ये आपको याद होना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, 2001 में हुआ था। तो इसके बाद से कुछ मतलब सीधे तरीके से पहचान में तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ रही थी। और पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्था का बुनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है इसमें देखिए, यदि कि अमेरिका की जो ताकत के आने वाली जो दूसरी अड़चन थी वो क्या थी? वो भी अंदरूनी थी इनकी। और इसमें क्या था कि इस अड़चन के मूल में अमेरिकी समाज को अपनी संस्कृति में उन्मुक्त है, और अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है कि शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेश का
का अभाव भरा है और अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अमेरिका में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेजर रोल जो प्ले कर रहा है कि इसकी अंदरूनी जो अड़चन है इसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की ही है। ठीक है, बाहर की नहीं, इनमें जो भी रोड़े आ रहे हैं आगे बढ़ने से को लेके तो वो उनके अंदर ही पनप रही हैं, चाहे फिर वो 9/11 के बाद की घटना हो, चाहे वहाँ की कार्यपालिका से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ की सैन्य व्यवस्था बेलगाम हो रही हो, ये सारी घटना उसके अंदर ही पनप रही हैं। और बहरहाल क्या होता है कि अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा यानी कि मौजूद जो तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है। ठीक है, और जो क्या है कि संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है और उस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाटो के बारे में मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, हम शीत युद्ध में ही नाटो का जिक्र आया था कि किस तरीके से जब ये दो अलग अलग में बढ़ते हैं तो इधर के जो अमेरिका वाले थे वो क्या करते हैं, नाटो की स्थापना करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जो पश्चिम यूरोप वाले थे और इधर वाले अमेरिका वाले जितनी भी कंट्रीज में शामिल हुई है वो क्या करते हैं कि एक नाटो नामक संस्था की स्थापना करते हैं। और उसमें कहा गया था कि यदि कोई भी विदेशी किसी एक देश पर भी हमला करेगा तो माना जाएगा कि वो सब पर हमला है, जितने भी इस मतलब संगठन के मेंबर है तो माना जाएगा कि ये इन पे भी हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका पे जो लगाम कस सकता था वो सिर्फ एक संगठन था, कौन था, नाटो था, जो कि वो खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारा था, खुद ही बनाया था। क्योंकि उसमें था ना कि जब आप उधर से बाहर कोई आप पे करेगा तो ऐसा तो आप भी किसी पे करोगे तो वही कानून आप पे भी लागू होंगे। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ पे देखें कि स्पष्टता क्या है कि यहाँ पे स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम करने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में क्या है कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है और इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकें। यानी कि जितने भी वो जो देश शामिल हैं तो वो जो वर्चस्व की बात करेगा तो उसमें वो अंकुश लगा सके। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसका मुख्यालय, इसके हेडक्वार्टर जो भी है, इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष और उसके बाद ये कौन कौन सी रिपोर्ट वगैरह निकालते, वो सारी चीज़ें आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। यदि नहीं किए होंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप कर लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद अब आता है अमेरिका से भारत के संबंध। अब देख लेते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व भी हुआ, उसके आड़े भी कुछ है। हालांकि अमेरिका का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि अमेरिका का इन 3 अड़चनों के कारण से उसका वर्चस्व ही खत्म हो गया सोवियत संघ जैसे, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, ये है कि कुछ उनके कदमों में क्या किया गया, अंकुश लगाया जा सकता है या लगाया गया। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि भारत के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं या कैसे थे। ठीक है, तो क्या होता है, शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। किसके गुट के विरुद्ध खड़ा था भारत, अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। और इन सालों में भारत की गरीबी दोस्ती सोवियत संघ से, यानी कि करीबी है तो करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। और हमने देखा था कि बांग्लादेश के जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो भारत मदद लेने के लिए सोवियत संघ के पास जाता है। ठीक है, सोवियत संघ की कुछ सैन्य व्यवस्थाओं का सहारा लेता है। तो जो करीबी दोस्त आप कह सकते हो, चाहे वो भले ही कह रहे थे गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहे थे, हम किसी में नहीं शामिल है, बट कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमने कुछ आलोचकों की बात भी पढ़ी थी कि किस तरीके से उसमें आलोचक कहते हैं कि वो पहले कहते हैं हम किसी भी महाशक्ति में नहीं मिलेंगे, बाद में मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। भारत ने भी अपना तर्क दिया था कि भाई हम यहाँ पे ना तो इसमें मिल रहे ना उसमें मिल रहे, बस एक वहाँ पे सहायता की ज़रूरत है जो कि ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इतिहास से लेके अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं अमेरिका में इतिहास में तो हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। सोवियत संघ ही हमारा अच्छा मित्र था और सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। और इसी अवधि में क्या किया कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। और क्या हुआ कि इस नीति और हाल के सालों में यदि हम देखते हैं
तो इसमें क्या हुआ, प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। जब सोवियत संघ बिखरता है, जब हमारे पास अब जब दोस्ती जो भी दोस्त थे हमारे, उसका तो नामो निशान ही मिट चुका है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि भैया अब ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, सीधे हम अपना वैश्विक संबंध बनाएंगे, अच्छे तरीके से हर जगह पे हम अपना संबंध स्थापित करेंगे। तो उसमें से आपको पता है कि उस टाइम पे अमेरिका के द्वारा ही, अमेरिकी गुट के द्वारा ही वर्ल्ड बैंक का, IMF की स्थापना की गई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इनकी स्थापना की गई थी और इनका मेन उद्देश्य भी क्या था आपको पता है। तो इसमें से क्या हुआ कि अब हमें जब ये सारे वैश्विक व्यापार वगैरह करना है, उसके लिए हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर होनी चाहिए, ठीक है। और कर भी रहे हैं तो हम लोगों को छूट दें यहाँ पे। तो हमने वही जो LPG की बात आती है उसको हमने अपनाया कि अब भाई काम नहीं बनने वाला है, अब दोस्त भी नहीं रहा, दुश्मन से भी हम बहुत ज़्यादा दुश्मनी कर लेंगे, वो भी सही नहीं होगा अब हमारे लिए। और इस क्या हुआ कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। दरअसल क्या हुआ कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है और निम्नलिखित तथ्यों पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। पहला क्या था कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में यदि हम बात करते हैं तो भारत के कुल निर्यात का जो है वो 65% अमेरिका को जाता है। अमेरिका से आता नहीं, अमेरिका को जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। आपको यदि पता हो तो सबसे ज़्यादा जो भी इंजीनियर है, मतलब कि जितना भी मास्टरमाइंड है ना, बहुत ज़्यादा भारत से पैदा होते हैं, लेकिन वो उनको भारत में उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस तरीके को उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनका पूरा नहीं मिल पाता रहन सहन का सब कुछ, इसलिए वो विदेशों में अपना योगदान देते हैं, बहुत अच्छा खासा योगदान देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि अभी अमेरिका में एक स्वाति नाम की महिला थी, उन्होंने जो अमेरिका में कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, सैटेलाइट वगैरह कुछ भेजा गया था, तो उसमें से उनका सबसे बड़ा मेजर रोल था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पे जाके कितना, सिर्फ अमेरिका में नहीं हर कंट्री में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बोइंग के 35% जो तकनीकी है वो कर्मचारी कहाँ के हैं, तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। जो 3 लाख भारतीय हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 50% यानी कि 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से, यानी कि भारत और अमेरिका, ठीक है, हमारा भारत का जो है कि यहाँ से अमेरिका के लिए, तो भारत में यानी अमेरिका में कितने ज़्यादा भारतीय बसे हुए हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है, और यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं। और भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है, ठीक है। वो कौन कौन सी नीतियां हैं, इसमें पहली नीति की बात करें, भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं, मतलब देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत भी हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो संभावित अभी रणनीतियाँ बताई जा रही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो जो कुछ बुद्धिजीवी हैं उनका मत है कि ज़्यादा नज़दीकियाँ हमारे लिए बेहतर नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो अमेरिका चाइना से तो हम बता चुके आपको कि कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाएं, ठीक है। ज़्यादा यदि मीठा हुआ तो कीड़े पड़ने हैं। उनका काम निकला कि वो आपको जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वो ऐसे निकाल के फेंकने में बड़े माहिर होते हैं। तो इसलिए ये कुछ कह रहे हैं कि हमें इतनी भी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा लेनी चाहिए, अपने राष्ट्रीय शक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें।
उसके बाद आता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेल मेल लगातार बढ़ रहा है और ये भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों, यदि हम देखते हैं यहाँ पे जो दोनों भी कंट्रियाँ हैं, क्या हो इसमें कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। ठीक है, तो इनका भी कहीं ना कहीं मानना है कि हम उनका अभी जितना फ़ायदा उठाना चाहे उठा लें, वरना बाद की हम सोचे तो कुछ नहीं होगा। अभी देखें यहाँ पे मुक्त जो व्यापार चल रहा था हमारा तेल से ईरान इराक के साथ, अमेरिका ने उसे बंद कर दिया था। हम मित्र देश हैं, एक भी बार नहीं सोचा कि इनके साथ क्या होगा, कहाँ से लाएंगे, क्या कैसे। उसने कहा भैया ये बंद होना चाहिए तो बंद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो ये है कि थोड़ा आप जो भी पावरफुल हैं, हमें रिश्ते अपने बराबर वालों से करते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में भी आएँ तो रिश्ते बराबर वालों से करें। यदि हमने अपने ऊपर वालों से उठ के रिश्ता किया तो हम तो या तो उन्हें खुश करने में सारा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है, सारा टाइम निकाल देंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो सुकून से जी पाएंगे, ना मर पाएंगे, और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। उनके लिए आप कितना भी करो कम ही रहता। कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का समझते हैं और आप उनके लिए कुछ भी करो, ठीक है, उनके लिए ना के बराबर होता है। लेकिन हम फिर भी यदि वो आ गए और वहीं पे एक थोड़ा सा जो लोअर कैटेगरी के हमारे रिश्तेदार होंगे, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह, रिश्तेदार तो कोई लोअर हाई नहीं होता, बट आजकल जो समाज में चला है प्रचलन, ट्रेंड चला है कि ये पैसे वाले हैं, ये ऐसे वैसे, थोड़ा इनका ज़्यादा प्रभुत्व है समाज में, तो उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है कि वो हमें कब नीचा दिखा दे ये कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमें कब नीचा दिखा के चले जाएं, कब हमें यहाँ अपने यहाँ से या हमारी बातों का ही या हमारे द्वारा दिए गई चीज़ों का ही कब अपमानित कर दें, इसकी कोई भी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। वहीं पे यदि हम अपने बराबर वालों को देते हैं, बराबर आपकी इज्जत करेंगे, बराबर आपसे बोलेंगे, क्योंकि ना तो आप उनसे बड़े हो ना वो आपसे बड़े हैं, तो उनसे आप रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा भी ऊपर उठे तो हम ये बिल्कुल आप सोचिएगा अपने रियल लाइफ में कि क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल होता है। हम भले उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहे, उनके तो नखरे चौथे आसमान पे रहते हैं, उनकी बातें, उनका रवैया, मतलब सच में आप देखेंगे तो बहुत ही अजीब वाला होता है। ठीक है, तो और खैर ये सब नहीं करना चाहिए, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, बट होता है। समाज में आप यदि रह रहे हैं तो आपको ये सब देखने को मिलता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रति हार क्या होगा कि प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि हम धीरे धीरे अपना कुछ गुट बनाते रहें, एक टाइम ऐसा है कि अमेरिका से भी ज़्यादा हम लोग पावरफुल हो जाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। और क्या हुआ कि शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। तो प्लीज़ जब भी इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ेंगे, इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी भारत अमेरिका का जिक्र आए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, तो इन बातों को, इन ये जो की पॉइंट्स है, चाहे आप इसके एक दो वर्ड नोट कर लीजिए तीनों के। ठीक है, जो विद्वानों का मत है, जो हम यहाँ से निर्यात करते हैं, जो अमेरिका से आयात करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए किसका कितना एफर्ट है ये, क्योंकि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है पॉलिटी। लेकिन इसमें हम अभी आईआर की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है, भारत आगे अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आप पूरा बेहतर तरीके से देख के समझ के इसे रखिए। ये की पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं कि भारत के रिश्ते किस तरीके से, विद्वानों का क्या मत है और आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में ज़्यादा गहराई आनी चाहिए, या जिस तरीके से आप झुकाव देख रहे हो क्या उस तरीके का होना चाहिए?
ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बदलती रहती हैं तो हमारा झुकाव भी कम होता रहता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की थी तो आप देख रहे हैं हाउडी मोदी का आयोजन किया गया। यहाँ पे ट्रंप साहब भी आते हैं, कितना सब कुछ, उनकी पूरी फैमिली आती है, कितना भव्य स्वागत किया जाता है। अभी तक कि अमेरिका के ऐसा था हमारा कि अमेरिका से एक अच्छी खासी मतलब बनती नहीं थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वहीं के राष्ट्रपति आ रहे हैं। अब बाइडेन आए, बाइडेन आने के बाद हमारी रणनीति क्या होगी, बाइडेन की रणनीति इंडिया को लेके क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपको यदि सिलेबस याद हो तो सिलेबस में ये बातें भी हमारी इंक्लूड है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो वर्चस्व से कैसे निपटे। ठीक है, तो वर्चस्व से कैसे निपटे की यदि हम बात करते हैं तो कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, ये तो है कि एक ना एक दिन तो हम कब तक ऐसे एक को ही पावरफुल बना के रखेंगे और इस वर्चस्व से कैसा बचा जा सकता है। तो इसमें जाहिर तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के साथ झंझावाती सवाल है और इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब से कुछ सुराग मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सके। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि हर देश क्या है कि हर देश में सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अध्याय हम 6 में भी देखे थे मतलब देखेंगे। ठीक है, कि यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई विश्व की गवर्नमेंट नहीं है, एक मिलके अमेरिका मिलके हमें नहीं चला रहा, ये बात तय है। ठीक है, वो भले ही उसका वर्चस्व ज़्यादा है बट वो मिलके हमें नहीं चला रहा है। ये बात जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है एक, वो हमें चला रही है लेकिन वो अपने गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का काम होता है कि प्रशासन जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो देख रही है। बट अमेरिका ऐसा तो नहीं कर रहा ना कि इंडिया को ये करना, यही करना, वही करना, ऐसा करना, वैसा करना है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने जम्मू कश्मीर का मुद्दा लाया था, उसमें से कई सारे देश बोल रहे थे भारत को नहीं करना चाहिए था, भारत ने ऐसा कर दिया। कहीं पे भी सम्मेलन हो रहा है तो मुंह उठा के चले आते हैं कि भारत नहीं करती। भाई हमारा आंतरिक मामला, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे इसको बदले चाहे उसको बदले, आपकी क्यों चल रही है। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा मतलब जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वजह क्या होती है। बिना वजह के कोई नहीं बोलता है, हर हर बात के पीछे वजह होती है। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में भी हमारी कोई ना कोई वजह होती है कि यदि अमेरिका बोल रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या अमेरिका के द्वारा कही गई बातों को भारत में मतलब अदर कंट्रियों के द्वारा दबाव बनाया जाएगा कि आपने गलत किया, आपको इसे वापस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है, दरअसल सरकार विहीन राजनीति है। सरकार कुछ यानी कि कुछ कायदे कानून जरूर है, कुछ युद्ध पर अंकुश रखते हैं लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा यहाँ पे जो अपनी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। और तो इससे क्या होगा कि क्या इन बातों से यह समझा जाए कि ना तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और ना ही युद्ध से। ठीक है, तो इसमें वो युद्ध नहीं रोक सकता है। आप देखते हैं कि कहीं भी युद्ध हो जाता है, हम बाद में ये देखते हैं कि इसमें भारत ने क्या कहा। जैसे फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हुआ तो हमने देखा कि हम रोक नहीं सकते थे, बस हम किसी की आलोचना कर सकते थे, किसी का समर्थन कर सकते थे कि उसने ऐसे किया या उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ज़्यादा हो सकता है तो कई सारे जो भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो उनमें जितनी भी कंट्रियां सम्मिलित होती हैं तो जो जिस पे भी अपना प्रभुत्व जमा सकती हैं वो कहते हैं कि भाई दबाव डालते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि यहाँ से आप एग्जांपल समझे, जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो आतंकवादियों का गिरोह है। ठीक है, आतंकवादियों को पालने वाला एक देश है। तो इसमें से क्या होगा कि जो भी मतलब दबाव बनाए जाएंगे, जितने भी, चाहे आपका वो सार्क कंट्री आती हो, चाहे ब्रिक्स हो, जहाँ भी पाकिस्तान शामिल होगा, ठीक है, चाहे यूएन हो, वो सब क्या करेंगे, जितने भी वहाँ पे जब भी सम्मेलन होगा वो हमेशा ये बात उठाएंगे, जिक्र करेंगे कि अमेरिका मतलब जितने भी ये आतंकवादी गिरोह को पनाह दे रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको पता है कि अभी FATF की सूची में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उन्हें वित्तीय सहायता
सहायता वगैरह, ब्लैक लिस्ट में तो फिर कुछ नहीं मिलता, लेकिन ग्रे लिस्ट में थोड़ा बहुत कि उन्हें वित्तीय सहायता वगैरह बहुत कम फिर दी जाने लगती है अदर कंट्रियों से। तो इसमें से क्या है कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। जब भी सम्मेलन होगा कहा जाएगा कि पाकि जो जितने भी देश ऐसे हैं वो क्या करें यहाँ पे कि अपना ये सब कुछ छोड़ दे। यदि नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई जाती है कि उन्हें आप ग्रे लिस्ट में डालो, ब्लैक लिस्ट में डालो, ब्लू लिस्ट में डालो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली कह दे कि नहीं आपको ऐसा करना नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या हुआ कि फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति से जोड़ का मौजूद नहीं है और भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है। लेकिन इन देशों में के बीच क्या हुआ कि आपसी विभेद है और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखेंगे तो आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से क्या होता है कि इसमें आसानी होगी, ना कि उसका विरोध करने से, ठीक है। तो कुछ तो कहते हैं कि हमें अलग गुट वगैरह बना लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि भैया उसके साथ ही मिलके काम करो, फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि इसमें से जो भी ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय हम उससे क्या करें, वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इससे क्या होता है, बैंड वैगन अथवा जैसी वह बयार पीठ जैसी कीजिए, यानी कि जो एक कहावत होती है बैंड वैगन या कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, का मतलब क्या है कि जिधर की तरफ हवा चल रही है आप भी उधर की तरफ मुड़ जाइए, हवा के विपरीत जाने की कोशिश मत करिए वरना एक कदम नहीं चल पाएंगे आप। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि आप वर्चस्वशाली यदि अमेरिका है तो उसी की तरफ आप जाइए, उसका फ़ायदा लीजिए। लेकिन कुछ का मत है कि यदि हम फ़ायदा लेते रहे तो सिचुएशन आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो ही एक अपना अभी तो हमें नहीं उसमें रोक लगा सकते हैं, उसमें अंकुश लगा सकते हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, बाद में तो वो हमारा बिल्कुल अन्नदाता, जीवनदाता सब कुछ बनने वाला है यदि हमने उसकी पनाह ले ली। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ भारत अमेरिका के संबंध में नहीं है, किसी भी कंट्री से आप रिलेट करें तो इन्हें याद रखना है आपको कि हमें दोनों ही बातों को देखना है कि यदि हमने पनाह ली तो गड़बड़ तो होने वाला है, फिर हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देशों के सामने एक विकल्प यह है, कुछ जो देश हैं उनके सामने एक विकल्प और आता है कि वे अपने को छुपा ले। इसका अर्थ होता है मतलब कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहना। इस व्यवहार में कई उदाहरण हैं, जैसे चीन हो गया, रूस है और यूरोपीय संघ, सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह से मतलब चढ़ने से क्या करते हैं, बचा रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है कि अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। और बहरहाल क्या है कि बड़े या मझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि क्या होता है कि छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन ये कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा कर रख सके, ठीक है। हम भले ही छुप छुप के रह रहे हैं, कब तक रहेंगे, हम नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिहार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश क्या हैं कि अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिहार के लिए आगे आएंगी और अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी और मीडिया का एक जो तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं क्या है कि विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं और जिसमें क्या होगा कि अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और उसके बाद जो बात होगी कि साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम उसमें शामिल हो रहे हैं तो सिचुएशन क्या बन रही है, शामिल नहीं हो रहे तो सिचुएशन क्या बन रही है, और यदि हम कहीं छुप के रह रहे हैं तो ये परिस्थितियाँ क्या हो रही हैं। ठीक है। तो इसके ना तो हमें छुप के रहना पड़े, ना उससे शामिल होना पड़े, ना तो उसमें हमें इधर उधर भागना पड़े, उसके लिए हम क्या नीति अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं, वो सबको मिल के सोचनी पड़ेगी, ना कि एक देश सिर्फ भारत को। ठीक है। सारे देश को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से, बिकॉज आप उसकी जैसी बहे बयार तैसी कीजिए पीठ वाली तो कहावत सही है कि जहाँ पे बयार बह रही है आप पीठ कर लो। लेकिन आज देख रहे हैं कि हम सब बेबस है अमेरिका के सामने, और यदि ऐसा ही रहा तो देखिए कि चाहे हमारे राष्ट्र में हो एक ही पार्टी चलती रही तो गड़बड़ है, चाहे हमारे विदेशी संबंध हो हम एक पर ही आश्रित रहे तो भी गड़बड़ है। मान लीजिए कि आपके घर में है और कमाने वाला सिर्फ एक ही है। ठीक है। आप सब खाने वाले हैं, और जो खाने वाले हैं वो हमेशा उस कमाने वाले की सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो आपको कमा के खिला रहा। वो कुछ भी बोले आपको, यहाँ तक कि आपको एक गुलाम वाली स्थिति भी आ जाएगी कि आपको यहाँ बैठना है सो बैठना है, आपको बस इतना ही बोलना तो इतना ही बोलना, क्योंकि वो आपको कमा के खिला रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे आपका कोई भी मत नहीं चलने वाला। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी कुछ लक्ष्य होंगे, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा तो होगा। आपकी लाइफ का डिसीजन फिर वो लेंगे, आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यदि वैश्विक स्थिति हो, चाहे आपके राष्ट्र की स्थिति हो, चाहे आपके घर की स्थिति हो, घर भी मत छोड़िए, आप उसे भी ले लीजिए, कहीं की भी स्थिति हो, यदि एक बंदे को ऐसा लगा कि एक बंदा ही सब कुछ कर रहा है तो उसके अंदर जो है, और ये कोई आज की बात नहीं जो मैं बता रही हूँ, आप इतिहास पढ़ें, बहुत कुछ देखें कि हमेशा सिचुएशन ऐसी ही बिगड़ती है कि हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हम यहाँ पे मात दे सकते हैं, और उसी टाइम फिर क्या होता है, समस्याएं गड़बड़ होती हैं क्योंकि हम ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है। और अब देखें कि आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। ये आपने सुना होगा कि हम लोग विश्वग्राम में रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है कि विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। विश्वग्राम में कौन है? एक चौधरी है। चौधरी जो होता था ग्राम का प्रधान वगैरह जो भी होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम में चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि आप देख रहे हैं, ये जो बताया गया ना, बहुत अच्छी बात इसमें कह दी गई है कि हम देख रहे हैं कि हम एक किस में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं जिसमें एक ही मुखिया, उसका सिर्फ एक ही चौधरी है, एक ही गांव है, एक ही चौधरी है। जो अभी मैंने बताया ना कि एक का ही बस वही है कि आप चाहो तो जाओ, ना जाओ तो ना जाओ, लेकिन अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता बचता है कि इसके प्रतिरोध जो है आप कुछ ना कुछ करो। ठीक है। तो इसमें यदि आप प्रतिरोध करते हो तो ही काम बनेगा, वरना काम बनने वाला है नहीं। और आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अमेरिका वर्चस्व अपना किस तरीके से बढ़ाता है। आज भी उसका वर्चस्व कोई कम नहीं हुआ, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं तो जो कि अदर देशों को भी थोड़ा ताकत देती हैं, और उसी के बलबूते आज थोड़ा बहुत हम लोग बचे हुए हैं, वरना वो कब का हमें समेट लिया होता। ठीक है। तो इसमें से ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। एंड जो भी आपको इस चैप्टर में समझ में ना आया हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो यदि आप देख रहे हैं रेगुलर सुनिए, रेगुलर सुनेंगे तभी फ़ायदा होगा, वरना आप मुझे गाली देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कि टाइम ख़राब किया उसने और हमने भी अपना टाइम ख़राब किया, कुछ मिला भी नहीं। तो इसलिए आप यदि कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे तो ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि आप आज देख रहे हो, आज चौथा पार्ट चल रहा, थर्ड चैप्टर के हमने 3-4 पार्ट स्टार्ट कर दिए, अब आपको समझ में नहीं रहा। मैं बात कर रही हूँ कि शीत युद्ध तो हम पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध में अब मैं बता तो नहीं रही कि शीत युद्ध में क्या था, क्योंकि शीत युद्ध तो अब हम बार बार नहीं कर सकते ना। हमने शीत युद्ध सारा पढ़ लिया, अब बस यही करेंगे कि एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शीत युद्ध में ऐसी बातें हुई थी। तो अब आपके मन में आ गया यार शीत युद्ध क्या है ये। तो इसलिए जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, आपको मज़ा भी आएगा, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी जगेगा।
यदि आप आधे अधूरे से करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अच्छा है कि आप लोग जो भी करें सीक्वेंस से करें, बेहतर तरीके से करें, और जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उसे बेहतर तरीके से करिए। और यहाँ पे आप मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी देखिए, जब भी देखिए आप थोड़ा उसे मन लगा के देखिए। मतलब ऐसा नहीं कि जब देखिए तो फिर रेगुलर देखिए, कंटिन्यूटी आपकी ख़त्म हुई यानी कि मामला थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। और जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था उसका आंसर नहीं आया अभी तक, कल का आंसर ही आपको देना है, ठीक है। जब तक आपको कल का आंसर नहीं आएगा जो मैंने पूछा है, उसका दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप पहले उसका आंसर दीजिए और उसके बाद ही आपको ये यहाँ का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो इतिहास में हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्चस्व क्या है, कैसे है, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल जितनी भी बातें थी हम इससे रिलेटेड जान चुके हैं कि क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हमें, क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसके हमें मतलब कि सिर्फ हमें फ़ायदे हो सकते हैं, पूरे विश्व को, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और वो है सड्डा के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। ये सत्ता है, शायद सत्ता ही होगा, शायद देखते हैं क्या है। तो इसके बारे में सत्ता ही होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये जो भी है इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, अपना ये भी कवर करेंगे। और प्लीज़ सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कमांड बनाइए आप लोग, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और ज़्यादा जानकार बनने की कोशिश करने की बजाय सिलेबस और एग्ज़ाम की डिमांड को पूरी करने की कोशिश करिए, उसमें टाइम अपना लगाइए, सो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। कि हम ये भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें, मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, आपको जो राष्ट्रपति के बारे में लक्ष्मीकांत सर बता रहे हैं वही आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो भी बताएंगे। एक दो चीज़ें मैं बताई ना एक्स्ट्रा मिल सकती हैं आपको, वही आप दीदी वसु पढ़ रहे हो वो भी बताएंगे कि राष्ट्रपति में ये होता है। राष्ट्रपति के आर्टिकल तो वो चेंज नहीं कर देंगे, कुछ चीज़ें मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो एक दो के पीछे आप क्यों इतना भाग रहे हो, क्योंकि मेजर चीज़ें तो आपको चाहे इसको पढ़ो चाहे उसको पढ़ो एक ही चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़ अपना जितना भी आपका मटेरियल है उससे, जो सोर्स है आपका, उसे थोड़ा लिमिट में रखिए और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, बेटर होगा आप लोगों के लिए। हम हमेशा यही बोलते हैं कि बस थोड़ा बुक ज़्यादा पढ़िए, मतलब किताबें जो भी, सिर्फ एक किताब, ज़्यादा किताबें नहीं, कोई एक ही सोर्स अपनाइएगा, उसी को बार बार पढ़िएगा। देखिएगा वो जो एक एक्स्ट्रा मिलने वाली थी आपको, वो तो आपकी एलिमिनेशन फैक्टर से आपको कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप खुद की समझ बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना है, उसी पे आप ध्यान दें तो बेटर होगा, स्ट्रेटजी आपकी सही चलेगी। अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़े, एनसीईआरटी भी पढ़े, डीडी वसु भी पढ़े, और भी कोई राइटर किसी ने बता दिया उसको भी पढ़ लो, और फिर देखें अरे वाह इसमें तो राष्ट्रपति के बारे में ये टॉपिक तो कहा ही नहीं था, लेकिन हमें डीडी वसु में ये टॉपिक तो मिल ही गया। फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़े, वाह यार इसमें तो ये बात थी ही नहीं, उसमें मिल गया हमें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, किसी एक पे रहिए, बेटर होगा। और वही है कि जिस तरीके से बयार चल रही है, कभी कभी हमें उसका विरोध भी करना पड़ता है कि सब जहाँ चल रहे हैं मत जाइए, क्योंकि सब जहाँ चल रहे हैं वो सब धारे धार जा रहे हैं, फिर निकल कुछ ही लोग रहे हैं। तो थोड़ा सा उस तरीके से आप लोग अपनाएंगे और निकल वही लोग रहे हैं जो कि अपनाते भी सही तरीके से हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप लोग, सब लोग।